नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दी ईपीएफओ गुरु। आज हम बात कर रहे हैं ईपीएफओ और खास तौर पर ईपीएस 95 पेंशन योजना से जुड़ी उन अहम जानकारियों की जो सीधे तौर पर लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के जीवन पर असर डालने वाली हैं। इन बदलावों को समझना हर सदस्य और हर पेंशनर के लिए जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के उन नए नियमों की जो धन निकासी से संबंधित है। ईपीएफ भविष्य निधि और ईपीएस पेंशन निधि दोनों से आंशिक निकासी के नियमों में बुनियादी बदलाव किए गए हैं और ये संशोधन 14 अक्टूबर 2025 से लागू माने जा रहे हैं। अब निकासी की मंजूरी, प्रक्रिया और आवश्यक औपचारिकताओं को ज़्यादा सुव्यवस्थित, पारदर्शी और डिजिटल किया जा रहा है ताकि सदस्य बिना अनावश्यक भागदौड़ के ऑनलाइन माध्यम से ही अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें। नौकरी बदलने वालों, नौकरी छूटने की स्थिति में फंसे लोगों या अस्थायी रूप से बेरोजगार हो चुके सदस्यों के लिए ये बदलाव खास महत्व रखते हैं, क्योंकि ऐसे समय में अक्सर जमा पूंजी के कुछ हिस्से की जरूरत पड़ती है। अब आते हैं उस सबसे चर्चित और संवेदनशील बदलाव पर जो ईपीएस 95 से जुड़ी आंशिक निकासी के नियमों में किया गया है। अभी तक व्यवस्था ये थी कि अगर कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ देता था या बेरोजगार हो जाता था तो वो सिर्फ 2 महीने का इंतजार करने के बाद अपनी ईपीएस राशि का दावा कर सकता था। लेकिन संशोधित नियम के तहत अब यह प्रतीक्षा अवधि बढ़ाकर 36 महीने यानी पूरे 3 साल कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि नौकरी छोड़ने या बेरोजगार होने के तुरंत बाद आप अपनी ईपीएस राशि नहीं निकाल पाएंगे, बल्कि आपको 3 साल की अवधि पूरी होने तक इंतजार करना होगा। इस लंबे इंतजार के पीछे सोच यह है कि सेवानिवृत्ति के लिए जो धनराशि जमा की जा रही है वो अधिक समय तक सुरक्षित रहे, ताकि सदस्य किसी भावनात्मक या अचानक लिए गए फैसले के कारण अपनी पेंशन से जुड़ी रकम जल्दी खत्म ना कर दें। हालांकि ये भी सच है कि जिन लोगों को तुरंत नकदी की जरूरत होती है उनके लिए ये शर्त कुछ चुनौतियां भी खड़ी कर सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी वित्तीय योजना बनाते समय इस नए नियम को जरूर ध्यान में रखें और भविष्य की तैयारी पहले से करके चलें। अब बात करते हैं पेंशन भुगतान व्यवस्था में किए गए डिजिटल सुधार की। ईपीएफओ ने ईपीएस पेंशन भोगियों के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली यानी सीपीपीएस शुरू की है। इस व्यवस्था के तहत अब कोई भी पेंशन भोगी देश के किसी भी हिस्से में स्थित किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से अपनी मासिक पेंशन प्राप्त कर सकता है। अब ये मायने नहीं रखता कि आपका पेंशन भुगतान आदेश यानी पीपीओ किस स्थान से जारी हुआ था या आपने पहले किस बैंक की शाखा से पेंशन ली थी। इस डिजिटल व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ उन वरिष्ठ पेंशनरों को मिलेगा जो अपने मूल निवास स्थान से दूर किसी अन्य शहर या राज्य में रह रहे हैं। अब उन्हें केवल पेंशन लेने के लिए लंबी यात्रा नहीं करनी पड़ेगी, ना ही बार बार कागजी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ेंगी। एक और बड़ा मुद्दा है न्यूनतम पेंशन राशि में संभावित बढ़ोतरी का। अभी ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रति माह है, जो लगभग 11 साल पहले तय की गई थी। तब से अब तक महंगाई लगातार बढ़ी है, रोजमर्रा की जरूरतों का खर्च ऊपर गया है, लेकिन न्यूनतम पेंशन में कोई संशोधन नहीं हुआ। इसी पृष्ठभूमि में श्रम मंत्रालय से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति ने इस मामले की समीक्षा की है और न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की सिफारिश सरकार को भेजी है। समिति का मत है कि वर्तमान 1000 रुपये की राशि अब पेंशनरों की बुनियादी जरूरतें भी ठीक से पूरी नहीं कर पा रही है, इसलिए इस रकम में तत्काल और सार्थक वृद्धि जरूरी है। फिलहाल ये सिफारिश है, अंतिम फैसला सरकार को लेना है, लेकिन अलग अलग सूत्रों से संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले महीनों में इस दिशा में कोई सकारात्मक कदम उठाया जा सकता है। इसी के साथ ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय ने ईपीएस 95 योजना की व्यापक समीक्षा की प्रक्रिया भी शुरू की है। मकसद यह है कि कई दशक पहले बनी इस योजना को आज की आर्थिक परिस्थितियों और बदलती सामाजिक आर्थिक जरूरतों के अनुसार अपडेट किया जा सके। इस समीक्षा के बाद पेंशन कैलकुलेशन के फॉर्मूले, अंशदान की दरें और पात्रता से जुड़े मानदंडों में बदलाव संभव हैं, ताकि भविष्य में सेवानिवृत्ति करने वाले कर्मचारियों को ऐसी पेंशन मिल सके जो उन्हें आर्थिक रूप से सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन दे। अब एक और महत्वपूर्ण स्पष्टता की बात करते हैं जो उच्च वेतन पर पेंशन के अधिकार से जुड़ी है। हाल के न्यायिक फैसलों के अनुरूप ईपीएफओ ने यह साफ कर दिया है कि जिन कर्मचारियों ने अपने वास्तविक और अधिक वेतन के आधार पर ईपीएस में योगदान दिया है और ये बढ़ा हुआ योगदान ईपीएफओ द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया है, ऐसे कर्मचारी उच्च पेंशन पाने के हकदार हैं। पहले पेंशन की गणना के लिए एक तय वेतन सीमा मान ली जाती थी, भले ही कर्मचारी का वास्तविक वेतन उससे कहीं अधिक क्यों न हो। अब जहां जहां वास्तविक वेतन पर अंशदान जमा हुआ है और स्वीकार किया जा चुका है, वहां पेंशन की गणना भी उसी वास्तविक योगदान के आधार पर की जाएगी।
इससे ऐसे हजारों कर्मचारियों को राहत मिलेगी जो वर्षों से उच्च पेंशन के अपने अधिकार को लेकर प्रयास कर रहे थे। अब जरा नजर डालते हैं पंजाब राज्य से जुड़ी एक खास जानकारी पर, जिसकी चर्चा पेंशनरों के बीच में हो रही है। पंजाब सरकार के वित्त विभाग के निर्देश पर जिला कौशल्य अधिकारी द्वारा पेंशनरों की सुविधा के लिए विशेष पेंशन सेवा मेला आयोजित किया जा रहा है। ये शिविर 25 और 26 नवंबर को जिला खजाना कार्यालय परिसर में लगाए जाएंगे। इन शिविरों में मुख्य रूप से पेंशनरों की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करवाई जाएगी और उन्हें पेंशन सेवा पोर्टल के महत्व और उपयोग के बारे में बताया जाएगा। पंजाब सरकार ने पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के लिए एक एकीकृत पेंशन सेवा पोर्टल लागू किया है, जहां से पेंशन से जुड़ी कई प्रमुख सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। पेंशन से संबंधित आवेदन, विवरण संशोधन, व्यक्तिगत डेटा अपडेट, शिकायत दर्ज कराना और डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करना, ये सुविधाएं इसी पोर्टल पर केंद्रित की गई हैं। इस पूरी प्रक्रिया में ई-केवाईसी को अनिवार्य बनाया गया है ताकि असली लाभार्थियों को ही लगातार और निर्बाध रूप से पेंशन मिलती रहे। इस पेंशन सेवा मेले में विभिन्न बैंकों के अधिकारी और प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे, जो मौके पर ही पेंशनरों के कामों को तेजी से निपटाने में सहयोग करेंगे। जिला कौशल्य अधिकारी की ओर से सभी पेंशनरों से अपील की गई है कि वे इन निर्धारित तिथियों पर अवश्य पहुंचें, अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें और इस डिजिटल पहल का पूरा लाभ उठाएं, ताकि आगे चलकर घर बैठे ही पेंशन से जुड़े ज्यादातर कार्य ऑनलाइन हो सकें। इसी क्रम में एक सामाजिक सरोकार से जुड़ी जानकारी ये भी है कि कमांडर अशोक राव जी ने एक कार्यक्रम की घोषणा की है, जो 3 और 4 दिसंबर को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रस्तावित है। ये कार्यक्रम EPS 95 और पेंशन से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठाने के लिए आयोजित किया जा रहा है और इसमें देश के अलग अलग हिस्सों से पेंशनरों और समर्थकों की भागीदारी की अपेक्षा की जा रही है। आप में से जो भी इस कार्यक्रम में शामिल होने की योजना बना रहे हैं, खासतौर पर हमारे वरिष्ठ और बुजुर्ग दर्शक, उनसे निवेदन है कि सर्दी को ध्यान में रखते हुए गर्म कपड़े, जरूरी दवाइयां और अन्य जरूरी सामान साथ लेकर ही घर से निकलें। थोड़ी सी सावधानी आपकी सेहत की सुरक्षा बन सकती है, इसलिए पेंशन से जुड़े अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते समय अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा को भी प्राथमिकता दें। अब अंत में आज की सारी प्रमुख बातों को संक्षेप में जोड़ लेते हैं। EPFO द्वारा आंशिक निकासी के नए नियम, EPS 95 में 36 महीने की प्रतिशत अवधि, CPPS के जरिए डिजिटल पेंशन भुगतान प्रणाली, न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की सिफारिश, योजना की व्यापक समीक्षा, उच्च वेतन पर उच्च पेंशन के अधिकार की स्पष्टता, पंजाब में पेंशन सेवा मेला और दिसंबर में जंतर मंतर में प्रस्तावित कार्यक्रम, ये सभी घटनाएं मिलकर ये संकेत दे रही हैं कि पेंशन व्यवस्था में बदलाव की प्रक्रिया तेज हो रही है। आने वाले समय में इन कदमों का असर दिखाई देगा, इसलिए हर सदस्य और हर पेंशनर के लिए जरूरी है कि वे सूचना से जुड़े रहें, कागजात सही रखें और नियमों को समझते हुए अपने हितों की रक्षा के लिए जागरूक बने रहें। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए नियमित सब्सक्राइबर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे ये जानकारी अपने आसपास के EPF और EPS से जुड़े साथियों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि किसी के हक की जानकारी केवल अनजानेपन की वजह से ना छूटे और जो लोग अभी पहली बार ये जानकारी सुन रहे हैं, वे भी सब्सक्राइबर बनकर हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि भविष्य में पेंशन और कर्मचारी हितों से जुड़ी अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। अगर आपको ये पूरी जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और सब्सक्राइबर बनने के बाद नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि अगली जानकारी सीधे आपके पास पहुंच सके। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने रहें। जय हिंद।